नमस्कार, मैं हूं मृदुला श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां डेंगू के डंक से बना हुआ है दहशत का माहौल। आगे देखेंगे कहां 7वीं बार गोल्ड मेडल पाने के लिए मंजूषा कलाकार कर रहे हैं प्रत्येक दिन 12 से 14 घंटे मेहनत। इसी क्रम में जानेंगे कहां वोट संशोधन बढ़ाने और घटाने को लेकर बीएलओ को प्रशासन ने किया नियुक्त। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। भागलपुर में डेंगू मरीजों की संख्या में पिछले कुछ दिनों से इजाफा देखा जा रहा है। वहीं डेंगू के डंक के भय से जिले के विभिन्न हिस्सों में दहशत का माहौल जरूर कायम हो गया है। हालांकि जिला प्रशासन डेंगू को शिकस्त देने के लिए तैयारी में लगा है। नगर निगम क्षेत्र में डेंगू से निपटने के लिए फॉगिंग करवाई जा रही है। वहीं डेंगू ने जिस प्रकार से जिले में अपना पांव पसार लिए हैं, उसकी अपेक्षा जिला प्रशासन और नगर निगम की तैयारी फिलहाल नाकाफी साबित हो रही है। नगर निगम कार्यालय के 4 दीवारी के ठीक पीछे कचहरी कैंपस में बिहार राज्य परिवहन मित्र कामगार संघ के भागलपुर इकाई के सदस्य राम इकबाल शाह के डेंगू की चपेट में आने की सूचना के बाद से ही नगर निगम की तैयारी पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। एक मरीज को अस्पताल कब भर्ती होना चाहिए अस्पताल में? देखिए, मरीज को भर्ती तब होना चाहिए जब बुखार उसका डाउन नहीं हो रहा है, हाई फीवर हो रहा है। तो हाई फीवर के कॉम्प्लिकेशंस के कारण अगर कहीं कुछ शरीर में प्रॉब्लम हो जाए तो उसको फीवर डाउन करने के लिए कोल्ड स्पॉन्जिंग से लेकर पैरासीटामोल इंजेक्शंस या टैबलेट्स या उसका जो आईवी स्लाइन आता है पैरासीटामोल का ड्रिप, तो इन सब चीज़ों से हम फीवर को डाउन करते हैं। फीवर अगर नहीं डाउन हो रहा है तो हम घबरा के एडमिट करते हैं। दूसरी बात है कि अगर हम देख रहे हैं कि रेड पैचेस दिखाई पड़ रहे हैं चारों बगल, आँख लाल हो गया है, तो संभावना लगती है कि कहीं ब्लीडिंग हेमोरेजिक प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है, तो उसमें इमीडिएटली हम भर्ती कर देते हैं। या फिर अगर प्लेटलेट काउंट अगर जैसा हमने बताया कि 20,000 है और 2 ही दिन का बुखार है तो उसको तो मस्ट एडमिट करना है। या ऐसे भी 50,000 40,000 के नीचे अगर आ रहा है तो उनको प्रिकॉशनरी एडमिट कर देना चाहिए। लेकिन अगर 7वें दिन 8वें दिन अगर 40,000 प्लेटलेट है तब मैं समझता हूँ कि वो अब रिकवर करने वाले स्टेज में पहुँच चुका है, उसको एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है। अप्रोक्स पूरे बिहार में इस डेंगू से मरीज की क्या संख्या होगी सर? देखिए, बिहार में सबसे ज़्यादा डेंगू अभी मैं जैसा पटना नालंदा ज़िले में बहुत ज़्यादा डेंगू फैला हुआ है और भागलपुर में भी जो है अब इधर 3 दिनों से जो है पाँव पसार रहा है तेज़ी से। इनिशियली तो कम थे और लेकिन अब हमारे यहाँ जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी भर्ती मरीजों की संख्या जो है पिछले दिनों तो 32 तक पहुँच गई थी। अभी भी 25-26 रोगी हैं हमारे यहाँ और हालांकि कोई ऐसा बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन लक्षण हैं, उनको प्रॉब्लम्स हैं और उनका दवा चल रहा है और वो ठीक हो रहे हैं। और दवा जो है इसमें कोई विशेष दवा नहीं है, वो सिम्टोमेटिक दवाएं हैं और प्लस जैसे गैस बन रहा है तो गैस की दवा, अगर हम समझ रहे हैं कि लीवर कुछ डैमेज है तो लीवर को कॉम्पनसेट करने के लिए दवाएँ देनी होंगी, फीवर को डाउन करने के लिए दवा देनी पड़ेगी। अगर हमको लगता है कि जो है एंटीबायोटिक की ज़रूरत है सेकेंडरी इन्फेक्शन को चेक करने के लिए तो 2 दिन बाद हम लोग एंटीबायोटिक भी ऐड कर सकते हैं। स्टेरॉयड का भी टाइम टू टाइम आवश्यकता पड़ने पर दिया जा सकता है। सर अपना परिचय। मैं डॉक्टर असीम कुमार दास, मैं अधीक्षक हूँ जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल भागलपुर में। भागलपुर से सीनू संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में 6 बार बिहार को अंग क्षेत्र भागलपुर की मंजूषा कला और मिथिलांचल की मधुबनी पेंटिंग को लेकर गोल्ड मेडल मिल चुका है। इस बार 14 नवंबर को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के बिहार पवेलियन प्रगति मैदान नई दिल्ली में तोरण द्वार और पवेलियन के अंदर एवं बाहर के दीवार पर भागलपुर की मंजूषा कला उकेरी जाएगी। बता दें कि मंजूषा कला की लोकप्रियता को देखते हुए इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में कई स्टॉल लगाए जा रहे हैं और भागलपुर के कई मंजूषा कलाकार वहां जाकर मंजूषा कला की लाइव प्रस्तुति देखकर तोरण द्वार से लेकर मंच सज्जा तक अपने अंग जनपद की लोक कला मंजूषा कला से करेंगे। वहीं पवेलियन की दीवारों पर लोक गाथा बेहुला फिशरी पर आधारित कहानियों को लोक कला मंजूषा पेंटिंग के जरिए दिखाया जाएगा। भागलपुर के लिए गर्व की बात है कि यहाँ की मंजूषा कला धीरे धीरे विश्व पटल पर छाने लगा है। मेरा नाम पवन कुमार सागर है। प्रगति मैदान में जो हर साल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला लगाया जाता है, तो हम लोग मंजूषा गुरु श्री मनोज कुमार पंडित के नेतृत्व में मंजूषा पेंटिंग बना रहे हैं, जो कि बिहार पवेलियन के अंदर और बाहर में मंजूषा कला से सजाया जाएगा। और इस बार हम लोग को अनुमान है कि
इस बार बिहार को गोल्ड मेडल मिलेगा और जो मंजूषा कला की ख्याति है वो और भी देश विदेशों में फैलेगा और मंजूषा कला का पहचान होगा और इससे मंजूषा कला का व्यापार भी बढ़ेगा। आपके साथ कितने कलाकार काम कर रहे हैं? हम लोग के साथ में 8 से 10 कलाकार काम कर रहे हैं और रात दिन काम कर रहे हैं। इस कला को आगे बढ़ाने के लिए वो लोग खाना पीना छोड़ के लगभग 12 से 14 घंटे काम कर रहे हैं, जिससे कि मंजूषा कला और भी काफ़ी विश्व स्तर पर पहुंचे और मंजूषा कला का नाम हो और इसके साथ साथ भी मंजूषा पेंटिंग का व्यापार हो और मंजूषा कला और भी आगे बढ़े। इसके लिए सभी लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उसमें अमन सागर, सुमना, प्रीति कुमारी, वर्षा कुमारी, ज्योति कुमारी, आरती कुमारी, कविता देवी, सीता देवी सभी लोग ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और मंजूषा कला को आगे बढ़ाने के लिए अपना हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और वो लोग जो कि घर के काम को देखते हुए भी 12 से 14 घंटा मंजूषा आर्ट को करने में दे रहे हैं और सबसे उम्मीद है कि इस बार बिहार को गोल्ड मेडल मिले। मैं मनोज कुमार पंडित, मंजूषा कला प्रशिक्षण केंद्र भागलपुर से। मंजूषा कला आज पहचान की मोहताज नहीं है। आज हमारे मंजूषा कलाकार में खुशी की लहर है। इस बार भी मंजूषा को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में जगह मिला है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में मंजूषा कला का स्टॉल भी लगाया जाएगा। साथ ही कलाकारों द्वारा बनाए जा रहे पेंटिंग की बाहरी दीवारों पे और अंदर के दीवारों पे मंजूषा पेंटिंग से सजाई जाएगी। जैसे कि हम जानते हैं कि बिहार के 2 मशहूर चित्रकला है, मधुबनी पेंटिंग और मंजूषा पेंटिंग। तो मधुबनी पेंटिंग भी लगाई जाएगी, लेकिन इस बार मंजूषा पेंटिंग को स्थान मिला है। ज्यादा मात्रा में मंजूषा पेंटिंग लगाई जा रही है। तोरण द्वार भी यानी कि बिहार पेवेलियन का एंट्री गेट तोरण द्वार भी मंजूषा कला से बनाया जाएगा और हमें विश्वास है कि हमारे कलाकार रात दिन मेहनत कर रहे हैं, जिसमें राज्य पुरस्कार से सम्मानित पवन कुमार सागर है, प्रीति कुमारी है, श्रीमती सुमना है, वर्षा कुमारी है, कविता देवी है, पूनम कुमारी है, ज्योति कुमारी है और आरती कुमारी और सीता देवी, पूजा और इत्यादि दर्जनों कलाकार से ज्यादा काम कर रहे हैं। ये उत्साह के साथ कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में उनके द्वारा बनाए गए चित्रों की प्रदर्शनी होगी और सभी कलाकारों को और हमें भी विश्वास है कि इस बार भी बिहार को गोल्ड मेडल मिलेगा, क्योंकि पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर लोक कला है तो हमारे बिहार में है और हमारे लोक कला के कलाकार धीरे धीरे समृद्ध हो रहे हैं और इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के माध्यम से मंजूषा कला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपना एक अच्छा स्थान पाएगा और अच्छा व्यापार भी करेगा, एक अच्छा सिलसिला जारी होगा। भागलपुर से सीनू संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव होने को हैं, जिसको लेकर प्रशासन चुनाव के सभी कार्यों को अंतिम रूप देने में लगा है, जिसको लेकर प्रशासन ने कुरावली नगर निकाय में वोट संशोधन बढ़ाने और घटाने को लेकर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इंटर कॉलेज में पोलिंग बूथ पर BLO नियुक्त कर दिए हैं। बता दें कि हरिनंदन सिंह, अनिल कुमार और हेमा वर्मा को BLO नियुक्त किया गया है। शिक्षकों ने बताया कि 1 नवंबर से प्रातः शाम तक शासन के निर्देश अनुसार काम कर रहे हैं। जी, नाम क्या है आपका? हरिनंदन सिंह जी, कौन से विद्यालय से हैं आप? कंपोजिट विद्यालय अशोकपुर आर खटगानी। अभी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद में बैठे हुए हैं, आपको नियुक्त किया गया है BLO के लिए। क्या कार्य चल रहा है यहाँ पर? यहाँ पर BLO का परिवर्तन है या विलोपन या संशोधन, वोटिंग के थ्रू हम लोग बैठे हुए हैं। ये कोई आया अभी आज? हाँ, अभी एक महिला आई थी अपने वोट क्लियर कराने के लिए, सर के मेरा नाम देखियो इसमें है या नहीं है, तो उनकी हमने शंका का समाधान कर दिया। उनके इसमें वोट पहले से बने हुए हैं। ये कार्य कब से शुरू करा आपने और कब इसका समापन है? ये कार्य 1 तारीख से शुरू हुआ, 1 नवंबर से, और ये 7 नवंबर तक चलेगा। मैनपुरी से सीनू संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट।
दिव्य अध्यात्म राष्ट्रीय मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक डॉक्टर अनिरुद्ध महाराज ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दिव्य एवं भव्य राम कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भक्ति के द्वारा सभी भक्तजनों को एक सुर में पिरोने के लिए इस दिव्य एवं भव्य कथा का हर वर्ष आयोजन किया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कथा को सुन सकें एवं सभी के जीवन में सुख एवं समृद्धि की अपार मनोकामना को पूर्ण कर सके। की बैठक आयोजित की गई, क्या कहना चाहिए? दिव्य अध्यात्म राष्ट्र सेवा मिशन प्रयाग इकाई की बैठक का आयोजन आज किया गया। प्रयाग में कुंभ नारायण वाटिका में तुलसी राम प्रसाद की बगिया में प्रतिवर्ष जो हमारा कार्यक्रम यहाँ पर आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन होता है, तो चूँकि हमारी संस्था आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित है, तो इसी सिलसिले में, इसी क्रम में इस वर्ष भी 18 दिसंबर से 26 दिसंबर तक 9 दिवसीय दिव्य श्री राम कथा का भव्य आयोजन होने जा रहा है। इसमें देश के गणमान्य जो है संतों की उपस्थिति भी होगी और इसी संबंध में चर्चा हेतु आज ये बैठक हमारे सदस्यों के बीच आयोजित की गई, जिसमें कार्यक्रम से संबंधित समस्त योजनाएं बनाई गई, उस पर चर्चा हुई और उसको मूर्त रूप देने के लिए आगामी समय में कितने दिवसीय के लिए कथा आयोजित की जाएगी? 9 दिवसीय कथा है, राम कथा का आयोजन रहेगा, बड़ा भव्य कार्यक्रम। भक्तजनों को क्या संदेश देना चाहेंगे महाराज? भक्तजनों को यही है कि दिव्य श्री राम कथा के माध्यम से आप सब लोग जुड़ें, अपने घर में सुख शांति स्थापित करें, जीवन कैसे जीना चाहिए ये राम कथा सिखाती है, जीने की कला सिखाती है, सेवा की भावना जागृत करती है और अपने जीवन में परमात्मा से जुड़ने का एक रास्ता दिखाती है। तो भक्ति हो जीवन में, धर्म अध्यात्म राष्ट्र सेवा से जुड़ने के लिए आप सब लोग आगे आए, जुड़ें और भगवान की कथा सुनकर के अपने जीवन को धन्य बनाए, पावन बनाए और सुख में रहें, यही मेरा संदेश है। आपका परिचय? मेरा परिचय है डॉक्टर अनिरुद्ध जी महाराज, संस्थापक अध्यक्ष दिव्य अध्यात्म राष्ट्र सेवा मिशन श्री राम रंगनाथ। प्रयागराज से सीनू संवाददाता आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बुलंदशहर में टायर से मॉइस्चर निकालने वाली फैक्ट्री में लगी आग, मची अफरा तफरी। टायर से मॉइस्चर निकालते समय पाइप कटने के दौरान हुआ हादसा। आग की सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ी। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। सोमवार को ई किसान भवन घोड़ासैन में रबी महाअभियान सह प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन राजस्व अधिकारी प्रखंड प्रमुख पति भोला यादव, कृषि पदाधिकारी युगल प्रसाद मेहता के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कार्यक्रम में विभाग के द्वारा किसानों को रबी की खेती के लिए जुताई बुआई प्रयोग किए जाने वाले उपकरण एवं उर्वरकों के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। आज के रबी महाअभियान कार्यक्रम के बारे में बताइए। प्रखंड घोड़ासहन अंतर्गत रबी वर्ष 2022-23 का रबी कर्मशाला किसान प्रशिक्षण सह उत्पादन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में किसानों को क्या प्रशिक्षण दिया गया? कार्यक्रम में किसानों को खेती के बारे में समझाया गया कि आप जो खेती कीजिएगा उसमें जुताई करना है, उसके बाद उसमें खाद डालना है, खाद के बाद प्रखंड से बीज जो मिलेगा वो बुनना है। अच्छा, रबी में डीएपी उर्वरक की मुख्य भूमिका होती है, तो डीएपी की किल्लत भी है। अभी पैक्सों में भी बहुत सारे पैक्सों में उपलब्ध नहीं है, इसको लेकर के मतलब क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन है उसके स्थान पर आपको 2-3 वैरायटी का खाद है, 16-20-0-13 है, 14-28 है, 20-20-0-13 है। अगर वो तत्काल नहीं मिल रहा है तो उसके स्थान पर इन्हीं सब खाद को लेकर के गेहूँ का बुआई किया जा सकता है। मोतिहारी से सीनू संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। प्रयागराज विधानसभा प्रतापपुर के सलारगंज गांव में किसानों के मसीहा राकेश टिकैत का फूल मालाओं से लादकर लोगों ने जमकर स्वागत किया। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत किसी कार्य से मिर्जापुर जा रहे थे। जब ये जानकारी प्रतापपुर वासियों को हुई तो सलारगंज निवासी समाजसेवी मेहताब नकवी के घर स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। जैसे ही किसानों के नेता राकेश टिकैत उनके घर पहुंचे, वहां मौजूद भारी संख्या में उपस्थित लोगों ने किसान नेता को फूल मालाओं से लादकर उनका जमकर स्वागत किया। सब्जी वाला किसान है, जो वेजिटेबल है उसका किसान है, धान का किसान है,
दाम पूरे देश में कहीं नहीं मिल रहे। ये एक बड़ी समस्या है सब जगह। सर और एक जो समस्या जो रात भर किसान टार्च लेके घूम रहे हैं और वो बछड़ा और गाय और भैंस बछड़े से परेशान है, और कान्हार में गायों की पोजीशन आप जाकर देख लीजिए, यहीं से 1 किलोमीटर दूर है। इतनी भयानक स्थिति है। इस पर आप ये किसान भारतीय किसान यूनियन का इस पे क्या है जो किसान खुश रहें और किसान के जो पहले ये तो इसका काम करेगी सरकार जी। ये सरकार जितना फंड दे रही है उतने से उन गाय का काम नहीं चलता जी। 30 रुपए और 32 रुपए रोज में एक गाय का पेट नहीं भर सकता जी जी। उसका फंड बढ़ाना पड़ेगा इनको। जयंत सिंह का कहना है कि ये सरकार चाहे प्रदेश में सरकार हो चाहे केंद्र सरकार है, इसको बनवाने में माननीय राकेश टिकैत जी का बड़ा योगदान है। तो इसमें आपके क्या इस पे राय है? क्या पता किस बनवाने तक किससे चल रहा हो उसका क्या पता जी। अभी क्रय केंद्र जो धान क्रय केंद्र है ये अभी चालू नहीं हुआ है। किसान जो साहूकार है ये बिल्कुल इस तरीके से खरीद रहे हैं। व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए क्रय केंद्र कम खुलेंगे, अभी खुलेंगे सर, लेट खुलेंगे जी, जिससे किसान का जो फसल है वो लूटी जा सके जी। ये सरकार उनको लूटने की छूट देती है। और आप देखोगे हजारों ट्रक यहाँ से बिहार से भर के पूरा हरियाणा पंजाब जाता है, जो बड़े बड़े सेलर लगे हुए हैं वहाँ पे जाता है और वो फिर महंगे रेट पे बाजार में बेचता है और सस्ते में आम जनता से किसान से खरीद करता है। ये सरकारों की मिली भगत से काम चलता है। ये सरकारें बड़े सरमाएदारों की सरकार। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। मनोहर थाना विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक गोविंद रानीपुरिया सोमवार को मंडल मनोहर थाना वाकलेरा शहर के दौरे पर रहे। इस दौरान रानीपुरिया ने गरबोलिया निवासी स्वर्गीय प्रेमबाई सुमन व परमानंद कंडारा और गजवाड़ी निवासी रूपाबाई छोटा, भूमरिया निवासी नंदलाल बोहरा, वाकलेरा निवासी मोहनलाल पारेता की आकस्मिक मृत्यु पर उनके घर पहुंचकर शोक संवेदना प्रकट कर परिजनों को ढांढस बंधाया। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। शामली में गांव बच्चाखेड़ी निवासी दर्जनों ग्रामीणों ने खाद के गड्ढों पर गांव के कुछ लोगों पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर कार्यवाही की मांग की है और मांग पूरी न होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। क्या नाम भैया आपका? जी भूषण। कहाँ से है? गाँव बच्चाखेड़ी। ये मामला ये है जी, हमारे यहाँ गांव में खाद के गड्ढे थे और गांव के बीच में आ चुके थे। प्रशासन ने कहा कि यहाँ बीमारी, हमको पता है कि हमारे बच्चे रहे छोटे छोटे, उससे बीमारी फैल रही है और डेंगू वगैरह बहुत ज़्यादा फैल रहा है वहाँ पे खाद के गड्ढों की वजह से। तो वहाँ पे कूड़ा करकट सारी चीज़ें पड़ती थी। तो उसमें प्रशासन ने कहा कि इसको खाली करो, गाँव से बाहर जाएगा। हमने उसको खाली कर दिया। खाली करने के बाद दूसरे समाज द्वारा उस पर कब्जा किया जा रहा है जबरन। अब हम ये चाहते हैं कि प्रशासन ने हमें कहा था कि इसका सौंदर्यकरण होगा, लेकिन उसमें कोई सौंदर्यकरण तो हुआ नहीं। लेकिन दूसरा समाज इस पर कब्जा करना चाह रहा है। हम ये चाह रहे हैं कि इसमें या तो सौंदर्यकरण हो या फिर जिसको गड्ढे थे, जिसके खाद पड़ता था, ऐसे कैसे उनके डलवाया जाए, कोई दूसरा व्यक्ति ना डाले। ये गुज्जर समाज के लोग हैं गाँव एडीएम साहब ने तो अभी कुछ कहा नहीं कि कार्रवाई की बात करें। हम तो जाते हैं जी इसमें कार्रवाई हो, अगर कार्रवाई नहीं होती हम डीएम साहब के यहाँ हो जाएंगे, वहाँ पे जाकर धरना देंगे। पूरा मामला ये है जी, हमारे गांव में खाद के गड्ढे थे, जिसका कश्यप समाज का जो है खाद पड़ा हुआ था। प्रशासन द्वारा कहा गया कि इसका हमने सुंदरीकरण कराएंगे इस जगह का, आप ये खाली कर दो। तो हमने तुरंत जो है उस जगह को खाली कर दिया, क्योंकि हम कानून का पालन करने वाले व्यक्ति है, ठीक है जी। तो उसके बाद में अब तुरंत जो है एक दूसरे समुदाय द्वारा, कुछ लोगों द्वारा उनके उस जगह पर कब्जा करना चाह रहे हैं। हमारी मांग ये है प्रशासन से कि उस जगह को या तो सौंदर्यीकरण किया जाए या जिसकी पूर्व में जगह थी, जिसके खाद पड़े थे, उन्हें दे दिए जाए। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम डीएम कार्यालय में धरना देंगे। ये गाँव बच्चाखेड़ी का मामला। शामली से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।